Hello student, welcome to class 11th. This is Sumit Nual and I will teach you physics. तो अपन लोग फिजिक्स स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स है क्या चीज, फिजिक्स में हम स्टडी क्या करेंगे। तो व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिनोमिना occur in the nature. Physics is the study of physics क्या चीज है? Study of phenomena occurs in the nature. तो phenomena occur in the nature मीनिंग क्या चीज है कि जो नेचर के अंदर जो phenomena occur होते हैं उनका स्टडी करना है। जस्ट लाइक जैसे मैं ये चॉक ड्रॉप करता हूँ, मैंने केवल छोड़ा, मैंने नीचे थ्रो नहीं किया, मैंने केवल इसको ड्रॉप किया, छोड़ा लीव किया और ये अपने आप कहाँ चला गया? नीचे। ऊपर जाने के बजाय ये कहाँ पर आ गया? नीचे आ गया। तो वही बात करते हैं कि जैसे हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं तो वो नीचे क्यों जाती है? वाई। सिमिलरली जब अपन दो स्टोन को एकदम रब करते हैं, एकदम कोलाइड कराते हैं तो क्या होता है? वाटर बर्न। क्या होता है? वहां से क्या होता है? स्पार्किंग होती है, चिंगारी निकलती है। तो दो स्टोन को जब आपने रब किया, एक दूसरे को स्ट्रक किया तो स्पार्किंग क्यों हुई? हाइट्स एंड टाइप्स क्यों आते हैं? डे नाइट क्यों होता है? इन सब की जो स्टडी करना है, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑकर्स इन द नेचर। अब बात करते हैं कि फिनोमिना क्यों ओकर होते हैं, आखिर क्या वजह है कि जब मैं इसको छोड़ता हूं तो ये नीचे क्यों जाता है? क्या वजह है कि जब मैं दो स्टोन को स्ट्रक करता हूं तो स्पार्किंग क्यों प्रोड्यूस होती है? क्या रीजन है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? तो पता लगता है ये जो फिनोमिना ओकर होते हैं, ये जो फिनोमिना ओकर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द फोर्स। किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द फोर्स। तो अपन फिजिक्स का एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, क्या? स्टडी ऑफ फोर्स। स्टडी ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन द नेचर। मीन्स नेचर में जो फोर्स प्रेजेंट है उनकी स्टडी करना ही क्या हो गया? फिजिक्स। क्योंकि नेचर के अंदर जो भी फिनोमिना होते हैं, स्ट्रोम आता है, अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, जितने भी फिनोमिना होते हैं, विंड ब्लो कर रही है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग करके आपके पास वीडियो भेजूंगा। ये जितने भी फिनोमिना के ये नेचुरल फिनोमिना नहीं है। तो नेचुरल फिनोमिना तो ये जब बोलते हैं तो दूसरे को आवाज क्यों आती है? तो जितने भी नेचुरल फिनोमिना है वो सब किसकी वजह से होते हैं? किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द फोर्स। और ड्यू टू द फोर्स होते हैं तो एक तरह से फोर्स को स्टडी करना ही क्या है? फिजिक्स। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ फोर्स। तो बस पूरी फिजिक्स में हम लोग 11, 12 के अंदर इवन लाइफ टाइम जब तक आप फिजिक्स स्टडी करते हैं तो अपन क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के फोर्स स्टडी करते हैं। तो अपन क्या करेंगे? डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट फोर्सेस को ही स्टडी करते हैं। वैसे तो फोर्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारे फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कस फोर्स, बायोन्सी फोर्स, विस्कस फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो बहुत सारे फोर्स आप लोगों ने स्टडी किए होंगे बचपन से। लेकिन एक्चुअल में नेचर में केवल 4 तरह के फोर्स होते हैं। फिर डिफरेंट केसेस में उन्हीं फोर्सेस को डिफरेंट नेम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्चुअल में नेचर के अंदर केवल कितने टाइप के फोर्स है? 4 टाइप के। तो जितने भी फिनोमिना ओकर होंगे वो इन 4 फोर्सेस की वजह से होंगे। तो हम इन 4 फोर्सेस को ही फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। और अपने लेवल पर तो इन 4 में से हम केवल मेनली 2 को ही ज्यादा स्टडी करते हैं, एक को थोड़ा बहुत करते हैं, एक तो अपने लेवल से बहुत ऊपर होता है तो उस लेवल उसको अपन स्टडी करते ही नहीं। ठीक है। तो फिजिक्स क्या चीज है? ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन द नेचर।
तो नेचर के अंदर जो फोर्सेस प्रेजेंट है वो 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं। उन फोर्सेस को अपन फंडामेंटल फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी अदर जो फोर्सेस है उन्हीं फोर्सेस का डिफरेंट नेम है, या डिफरेंट केसेस में उन्हीं फोर्सेस को अपन डिफरेंट नेम प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स नाम अलग से लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो 4 तरह के फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। एक और फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक और फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अपन बात करते हैं अबाउट द फंडामेंटल फोर्सेस, कि जो नेचर के अंदर जो फोर्स प्रेजेंट है वो कौन कौन से है। तो नेचर में कौन कौन से फोर्स प्रेजेंट है? In nature there are 4 type of forces. First force को अपन बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो थोड़ा सा इन फोर्सेस को अपन अभी देख लेते हैं, फिर अपन पूरी फिजिक्स में ये फोर्सेस स्टडी करने। तो अपन ने बोला कि जैसे मैं इस चौक को ड्रॉप करता हूँ, छोड़ता हूँ, ये धम क्या होती है? नीचे चल जाती है। तो ये नीचे क्यों चल गई? तो एज यू नो न्यूटन साहब ने बोला था कि इन यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी। हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। दिस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। उन्होंने बोला कि यूनिवर्स में हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोगों ने क्या बोला? ग्रेविटेशनल फोर्स बोल दिया। ठीक है, तो जैसे मैं चौक ड्रॉप करता हूँ, चौक छोड़ता हूँ, तो ये चौक नीचे क्यों जाता है? क्योंकि आपकी अर्थ इस चौक को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो दिस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 बॉडीज इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक और बात, इन यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी। तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कौन से नेचर का है? कौन से नेचर का है? अट्रैक्टिव नेचर का। मींस हर बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसी की वजह से जब हम कोई चीज छोड़ते हैं तो वो कहां चल जाती है? नीचे चल जाती है, क्योंकि आपकी अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बचपन में अपन ने पढ़ा था शायद, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो चार्जेस के बारे में हम थोड़ा बहुत स्टडी कर रहे हैं छोटी क्लासेस में, बिगिनिंग क्लासेस में। तो अपन ने बोला था चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने बोला कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। लाइक का मतलब एक तरफ टाइप के चार्जेस, लाइक चार्ज मतलब एक टाइप का चार्ज, एक टाइप का चार्ज मतलब प्लस प्लस पास में, माइनस माइनस पास में। तो ये लाइक चार्जेस है, तो ये रिपेल करेंगे, बोले तो एक दूसरे को क्या करेंगे? पुश करेंगे। तो ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करने वाला दूर भेजेगा, धक्का मारेगा, ये इसको रिपेल करेगा। इसी तरह से माइनस माइनस भी रिपेल करेगा, लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली
मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो अपन को एक और बात पता है, मैग्नेटिक पोल्स भी दो टाइप के होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। नॉर्थ पोल को पास में रखेंगे तो रिपेल करेंगे, साउथ पोल को पास में रखेंगे तो रिपेल करेंगे। लेकिन जब नॉर्थ और साउथ दोनों को पास में रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब इसको कंबाइंड फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों बोल दिया? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स कंबाइन क्यों होंगे? क्योंकि जब आप स्टडी करोगे तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, दैट्स व्हाई इनको बनने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब अगर अपन एक चीज देखते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, बट unlike charge attract each other, unlike pole attract each other। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फोर्स होते हैं ये रिपेल भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। मींस अगर मैं इनकी नेचर की बात करूंगा, इनकी नेचर की बात करूंगा तो ये अट्रैक्टिव भी है एंड रिपल्सिव, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से नेचर का था? केवल अट्रैक्टिव नेचर का था। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आई थिंक अगेन बिगिनिंग क्लासेस में 9th-10th लेवल पर आप थोड़ा सा स्टडी कर आए होंगे अबाउट एटम। तो हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज एन एटम, और या एटम के अंदर क्या क्या चीज होती है? टेल मी। तो आप बोलेंगे सर एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और मैं बोलूं न्यूक्लियस में क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो थोड़ा सा एक सेकंड के लिए हम लोग एटम को स्टडी करते हैं। तो इन एन एटम देयर इज अ न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स in discrete orbits around the nucleus। तो सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कंटेन बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना, उनको कंबाइन फॉर्म में क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन्स। इस प्रोटॉन और इस न्यूट्रॉन को मैं कंबाइन फॉर्म में क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब बात आती है क्या बात आती है कि अभी अपन स्टडी कर रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है भाई? कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कोई चार्जेस नहीं होता। तो पता लगा ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को या ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जब ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इस न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों प्रोटॉन बिल्कुल पास में होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, रिपेल कर देंगे तो ये दूर चल जाएंगे, और जब ये दूर चल जाएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे ही नहीं। इसी तरह से सिमिलरली अदर प्रोटॉन्स के सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो सब दूर भाग जाने चाहिए। लेकिन जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जिसको आप लोगों को याद होगा, रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट्स थे, इगर और मार्क्स, उन्होंने परफॉर्म किया था। और उन्होंने कहा कि हर बार जब हम गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराते तो हर बार एक अल्फा पार्टिकल वापस लौट के आता है। इसका मतलब ये बात है कि एटम के अंदर हमेशा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये बात है कि ये प्रोटॉन इस न्यूक्लियस से बाहर नहीं जा सकते, या यूं बोलना चाहिए न्यूक्लियस
न्यूक्लियस स्टेबल होता है, अनस्टेबल नहीं होता। मींस ऐसा नहीं कि टेम्पररी प्रोटॉन प्रोटॉन पास में आएगा थोड़ी देर बाद ये प्रोटॉन दूर चल गए। क्यों? क्योंकि हर बार जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट किया था, तो हर बार अल्फा पार्टिकल कोई ना कोई अल्फा पार्टिकल रिटर्न ट्रैक पर आया, 180 डिग्री से स्कैटर्ड हुआ, वापस जिस डायरेक्शन से चला उसी डायरेक्शन में आ गया। तो अल्फा पार्टिकल वापस तभी आ सकता है जब वो किसी न किसी हेवी पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा कभी भी खत्म नहीं होगा। तो फिर यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई क्या कि जब ये सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये सारे प्रोटॉन जब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो यहाँ तो प्रोटॉन होने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो तो होता है नहीं, यहाँ हमेशा आपको प्रोटॉन मिलेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने थोड़ी रिसर्च की और उन्होंने बोला, क्या बोला कि इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है, इसके साथ साथ इन न्यूक्लियस के अंदर या इस न्यूक्लियस के अंदर एक और फोर्स लग रहा है जिसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली कौन से नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। नेचर में जो 4 फोर्स मिले इन सबसे फोर्सेस में जो सबसे पावरफुल फोर्स है वो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये कौन सा है? अट्रैक्टिव नेचर का है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पार्टिकल के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। मींस पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम इनटू प्ले ओनली व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस देन 10 to the power minus 15 मीटर। मींस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स केवल तभी पिक्चर में आएगा जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस लेस देन 10 to the power minus 15 मीटर हो। अगर दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ग्रेटर देन 10 to the power minus 15 मीटर है तो इनके बीच में कोई न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे इनके बीच के डिस्टेंस लेस देन 10 to the power minus 15 मीटर हो जाएगी, जैसे इनके बीच के डिस्टेंस लेस देन 10 to the power minus 15 मीटर हो जाएगी, ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स से तो ये अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये एक और फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे जिसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और वो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में मच हाई होगा, मच स्ट्रॉन्ग होगा। तो बात करते हैं थोड़ा सा वापस यहाँ पे, ये आपका न्यूक्लियस है। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the power minus 15 मीटर। तो न्यूक्लियस का साइज हम सब कितना होता है? 10 to the power minus 15 मीटर होता है। तो जो ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है इनके बीच के डिस्टेंस अगर अपन देखेंगे तो ये लेस देन 10 to the power minus 15 मीटर आएगी। तो ये सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला प्रोटॉन इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला प्रोटॉन इस न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली ये प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो न्यूक्लियस होते हैं इनके बीच का डिस्टेंस लेस देन 10 to the power minus 15 मीटर होती है। तो ये सारे न्यूक्लियस एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन यही प्रोटॉन इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट भी कर रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और पता लगा ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन साथ साथ ये न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो सारे न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और पता लगता है जो नेट न्यूक्लियर फोर्स आता है बिटवीन न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स होता है उससे बहुत ज्यादा होता है। तो
ये प्रोटॉन चाहे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं और ये अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स से ज्यादा है, इसलिए ये प्रोटॉन्स दूर दूर नहीं जा पाते और इसी वजह से ये प्रोटॉन्स इस छोटे से स्पेस के अंदर एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रह पाते हैं। अगर ये न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो ये प्रोटॉन्स एक दूसरे से दूर चल जाते, एक दूसरे से दूर चल जाते तो कभी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स आपको नहीं मिलते, मींस न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता। तो न्यूक्लियस स्टेबल होने का रीजन क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के फोर्स मिलते हैं, उससे तीन टाइप के मिलते हैं, इसे के भी बात करेंगे। एक मिलेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा मिलेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक और तीसरा मिलता है जिसको हम बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स आउट ऑफ सिलेबस है, इवन साइंटिस्ट लोग अभी तक इसी पर रिसर्च कर रहे हैं अपने लेवल पर, अभी इसके बारे में कोई खास ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो अपन मेनली तीन टाइप के फोर्स पढ़ेंगे, जैसे तो है फंडामेंटल फोर्स शार्प, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये थोड़ा सा समराइज कर देते हैं अपन। तो नेचर में ये चार फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि नेचर क्या है। तो अपन ने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब इन यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो कौन से नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो बोला लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, मींस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, धक्का भी मारते हैं। न्यूक्लियर फोर्स ये कौन से नेचर का भैया, अट्रैक्टिव नेचर का। वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैं बोलूंगा अननोन। क्यों बोलूंगा, जैसे मैंने बोला वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पता ज्यादा नॉलेज नहीं, हालांकि कुछ बुक्स बोलती है अट्रैक्टिव नेचर, कुछ बुक्स बोलती है रिपल्सिव नेचर, कुछ बुक्स बोलती है बहुत अट्रैक्टिव रिपल्सिव और कुछ बुक्स मेरी तरह सेफ रहती है और बोलती है अननोन। तो जब तक सारी बुक्स एग्जैक्ट सेम नहीं बोलेगी मैं इसको क्या बोलूंगा, अननोन। ठीक है। रेंज, रेंज का मतलब ये फोर्स कितनी डिस्टेंस तक लगते हैं, कहां तक लग सकते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी रेंज कितनी, इनफाइनाइट। तो जब दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस हजारों करोड़ों किलोमीटर की होगी तो भी ये फोर्सेस एप्लीकेबल होंगे। आप सब समझ जानते हो कि ये आपका सन है और सन के अराउंड क्या करते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं।
किसकी वजह से करते हैं कि आपका सर इन प्लैनेट्स पर क्या अप्लाई करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो आपको पता है सन और उसके जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, करोड़ों किलोमीटर होती है। इट्स मींस इसकी जो रेंज होगी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी ये एप्लीकेबल होता है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स भी कितने डिस्टेंस तक लगते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। लेकिन जब अपन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे तो अपन ने थोड़ी देर पहले बोला था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स केवल पिक्चर में कब आते हैं, जब पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। मींस अगर पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा है तो ये फोर्स उनके बीच में नहीं लगेगा। तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम कहां पर हो सकती है, केवल न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि जो न्यूक्लियस का साइज है वो कितना है 10⁻⁻15 मीटर। तो इसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर, इसकी रेंज भी 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻14 मीटर हो जाते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है कि एक के कंपैरिजन में दूसरा कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को नंबर 1 प्रोवाइड करूं, इसकी वैल्यू 1 है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी है 1, तो पता लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसके कंपैरिजन में कितना टाइम्स होगा, 10⁻36। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 1 है, तो उन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लमसम कितनी आएगी, 10⁻36 आएगी। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी इसके कंपैरिजन में 10⁻39 और ये आएगी 10⁻14, कितनी आएगी 10⁻14। तो इसका मतलब अगर अपन देखें तो ग्रेविटेशन को 1 प्रोवाइड किया तो उसके सबसे ज्यादा, इसके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, न्यूक्लियर फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में जितने भी फोर्सेस मिलते हैं उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, और सबसे पावरफुल फोर्स कौन सा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिकली अपन फिजिक्स स्टडी करेंगे, और फिजिक्स क्या चीज है, स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑकर इन द नेचर। तो जो नेचर के अंदर जो फिनोमिना ऑकर होते हैं उनको स्टडी करना ही क्या है, फिजिक्स। अब नेचर के अंदर कौन से फिनोमिना ऑकर होंगे, किस वजह से ऑकर होंगे, तो पता लगता है उन सब फिनोमिना का रीजन क्या है, फोर्स। तो अपन ने बोला कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन द नेचर। तो नेचर में जितने भी फोर्सेस मिलते हैं उनकी स्टडी करना ही क्या है, फिजिक्स है। नेचर में मिली 4 फंडामेंटल फोर्स है, बाकी सब उनकी स्पेशल केसेस है। वो 4 फंडामेंटल फोर्स कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स कौन से नेचर के होंगे, अट्रैक्टिव भी होंगे, रिपल्सिव भी होंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन से नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का। वीक न्यूक्लियर फोर्स अननोन, अभी नहीं बोलेंगे। अगर हम इनकी रेंज देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों की रेंज कितनी, इनफाइनाइट होगी। तो जब पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट भी होगी, हजारों करोड़ों किलोमीटर भी होगी, तो भी ये एप्लीकेबल होंगे। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स केवल तभी पिक्चर में आते हैं जब पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15 मीटर होती है। इससे ज्यादा डिस्टेंस पर ये पिक्चर में नहीं आते। पिक्चर में नहीं आने मतलब ये एप्लीकेबल नहीं होते। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है। वीक फोर्स प्रेजेंट इन द नेचर, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है प्रेजेंट इन द नेचर। ठीक है, अब अपन कल आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। आप थोड़ा सा इसको रीड आउट कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फोन कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।